वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक रहेगा जेनेटिक कोड। नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो दो प्रोसेस हमने किए हैं, रेप्लिकेशन विच मीन्स फॉर्मेशन ऑफ डीएनए ओवर डीएनए एंड ट्रांसक्रिप्शन विच मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आरएनए ओवर डीएनए, राइट। ये जो दोनों प्रोसेस थे ये काफ़ी हद तक सिमिलर थे क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, कॉम्प्लीमेंटैरिटी के आधार पर नया स्ट्रैंड बनता था। जैसे डीएनए के ऊपर डीएनए बन रहा है तो हमने कैसे कहा था कि जी के सामने आकर सी जुड़ेगा, टी के सामने आकर ए जुड़ेगा। उसी तरह से अगर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है यानी कि डीएनए से आरएनए बन रहा है तो उसमें भी यही होता था ना, जी के सामने सी जुड़ता था और ए के सामने टी के बजाय यू जुड़ता था, लेकिन फिर भी एक कॉम्प्लीमेंटैरिटी थी या हम कहें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स आकर आमने सामने जुड़ जाते थे। तो इन दोनों प्रोसेसेस को समझना तो फिर भी इजी है। लेकिन अब जो हम तीसरा प्रोसेस आगे करेंगे दैट इज़ ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन आपको बताया है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स को कहते हैं। लेकिन प्रोटीन्स बनती कैसे हैं, उसमें अमीनो एसिड्स जुड़ते जाते हैं एक एक करके, और वो अमीनो एसिड कौन सा अमीनो एसिड जुड़ेगा ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है डीएनए अल्टीमेटली जो न्यूक्लियस में होता है। तो वही चीज़ साइंटिस्ट को ये था कि कैसे ये चीज़ डिसाइड होती है। ठीक है, इनफैक्ट ऐसा है भी या नहीं इस चीज़ को मतलब कैसे प्रूव किया गया, या हम कहें डीएनए और प्रोटीन्स के बीच में कॉम्प्लीमेंटैरिटी को कैसे एस्टैब्लिश किया गया। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये देखा गया कि अगर न्यूक्लिक एसिड्स में कोई चेंज आता था, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल जो कि न्यूक्लियस में होता है, हमारे केस में मैन के केस में हम कहें तो इट इज़ डीएनए, है ना, जो न्यूक्लियस में होता है। तो ये देखा गया कि अगर डीएनए में कोई चेंज आता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता था, प्रोटीन्स में भी चेंज आ जाता था। ठीक है, चेंज इन न्यूक्लिक एसिड्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन्स। इसका मतलब कोई ना कोई कनेक्शन था डीएनए और प्रोटीन्स के बीच में, है ना। यानी डीएनए में चेंज आता था तो प्रोटीन में भी आ जाता था। इसका मतलब है डीएनए ही डायरेक्ट करता है या डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोटीन बननी है। ठीक है, तो उसके लिए लेकिन कैसे होगा ये काम, क्योंकि उसके लिए कोई ना कोई कोड होगा। ठीक है, जेनेटिक कोड होगा, क्योंकि डीएनए हमने आपको पहले भी बताया है कि डीएनए इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। एक सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, तो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर रहता है, वो बाहर नहीं आता है। ठीक है, लेकिन जो प्रोटीन्स बनती हैं वो कहाँ बनती हैं, साइटोप्लाज्म में। प्रोटीन्स यहाँ बनती हैं साइटोप्लाज्म में। तो अगर हम एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि डीएनए ही कंट्रोल कर रहा है प्रोटीन सिंथेसिस को, दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि डीएनए बाहर भी नहीं आता है न्यूक्लियस से। तो वो कैसे कंट्रोल करता है इस प्रोसेस को, एक कोड है उसके लिए, और उस कोड को वो मैसेंजर आरएनए के थ्रू बाहर भेजता है। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में वही जेनेटिक कोड पढ़ने वाले हैं, और इसमें ये देखा गया कि जो जेनेटिक कोड है या हम कहें वो जो कोड होगा वो नाइट्रोजन बेसिस का ही होगा ना। नेचुरली डीएनए के ऊपर क्या है, डीएनए या आरएनए के ऊपर 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, जिनमें कि 4 तरह के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। जैसे डीएनए की बात करें तो उसके पास ये 4 हैं, आरएनए की बात करें तो उसके पास टी के बदले यू है। ठीक है ना, सो दीज आर द बेसिकली 4 नाइट्रोजन बेसिस, दीज आर इन डीएनए, दीज आर इन आरएनए। तो नाइट्रोजन बेसिस हमारे पास सिर्फ 4 हैं। दूसरी तरफ अगर हम प्रोटीन्स में जो अमीनो एसिड्स जुड़ते हैं उनकी बात करें तो वो हमारे पास 20 हैं। ठीक है, 20 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो आपस में जुड़कर प्रोटीन्स बनाएंगे, जबकि नाइट्रोजन बेसिस हमने कहा वो सिर्फ 4 ही हैं, है ना। अब इन्होंने इनको कंट्रोल करना है, तो अगर ये 4 ही हैं, सिर्फ अगर एक एक अमीनो एसिड को कंट्रोल करेगा तो पूरा नहीं पढ़ पाएगा ना, फिर 4 ही अमीनो एसिड को कोड हो पाएंगे। ठीक है, फिर साइंटिस्ट ने देखा कि अगर मान लो हम 2-2 का कॉम्बिनेशन बना दें, ये जो 4 हमारे पास बेसिस है ना, इनके 2-2 के कॉम्बिनेशन बना दें, मीन्स जैसे आप कह लीजिए कि एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, है ना,
एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, इस तरह से। मान लो ये एक प्रोटीन के लिए कोड करता है, ये दूसरे प्रोटीन नहीं सॉरी अमीनो एसिड के लिए ना, ये दूसरे अमीनो एसिड के लिए करता है, इस तरह से। अगर हम डबलेट्स बनाते जाएं इनके, है ना, किसी भी आप इसको सीक्वेंस में बना सकते हैं, CA भी कर सकते हैं, CU CG यानी इस तरह से। तो ऐसे करने से भी ये देखा गया कि एट अ टाइम अगर आप 2 भी लेते हो तो भी आपके पास 16 ही कॉम्बिनेशंस बन पाएंगे, ठीक है। अगेन वो कम रह जाएंगे क्योंकि हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स हैं। तो फिर बारी आई कि ट्रिपलेट्स, है ना, कि 3-3 का कॉम्बिनेशन बनाया जाए। अगेन वो किसी भी सीक्वेंस में हो सकता था, AAA हो गया, AAU हो गया, AAC हो गया, AAG हो गया, ऐसे करते करते डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। और इनफैक्ट कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, हमारे पास 4 नाइट्रोजन बेस हैं और 3 एट अ टाइम हम ले रहे हैं, तो हमारे पास 64 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। और यही हुआ है फाइनली, साइंटिस्ट जो हैं वो कामयाब हुए इस चीज़ को वो करने में कि कितने कोड्स हैं और कौन सा कोड किस अमीनो एसिड के लिए है। तो ये 64 कोड्स का एक पूरा टेबल है, जिसमें कि आप देखें इस तरफ भी चारों बेसिस लिख दिए गए हैं, UCAG, यहाँ पर भी चारों लिखे हैं UCAG, और इस तरफ भी चारों लिखे हैं UCAG। और अब कैसे ये कोड्स कैसे बन रहे हैं, मतलब फर्स्ट पोजीशन वाला लेटर यहाँ से उठाया जाएगा, सेकंड पोजीशन वाला यहाँ से, और थर्ड पोजीशन वाला यहाँ से, और उसको बारी बारी यहाँ लिखा गया है। जैसे कि मान लो यहाँ देखिए, इस बॉक्स में देखिए, पहला लेटर, दूसरा लेटर और तीसरा यहाँ से, यानी कि UU, U, तो वो यहाँ आ गया। सेकंड U और यहाँ से C, थर्ड U और यहाँ से A, नेक्स्ट U और यहाँ से G, ये। तो इस तरह से ये 4 बन गए। इस बॉक्स में आ जाइए, तो अब पहला लेटर ये होगा हमारा, सेकंड लेटर ये होगा, और थर्ड लेटर यहाँ से बारी बारी होगा। तो इट विल बी UCU, UCC, UCA, UCG। तो ये आ गए आपके चारों। ऐसे करते करते मतलब यहाँ पर ये 64 कॉम्बिनेशंस बनाए गए हैं। और अब ये पता चल चुका है कि कौन सा कोड किस अमीनो एसिड के लिए होता है। जैसे UU फिनाइलएलानिल के लिए होता है, या CUU ल्यूसिन के लिए होता है, या मान लीजिए CCU प्रोलीन के लिए होता है, या यहाँ पे CAU हिस्टिडीन के लिए होता है। तो इस तरह से सभी अमीनो एसिड्स के लिए निकाले जा चुके हैं। और ये काम कैसे हुआ है और किन किन साइंटिस्ट्स का इसमें योगदान रहा है, उसके लिए आप इस पैराग्राफ को थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। पहली बात तो जो कोड है वो ट्रिपलेट होता है, ये बात किसने कही थी, जॉर्ज गैमर ने, ठीक है। जॉर्ज गैमर ने ये चीज़ सजेस्ट की थी कि क्योंकि एक एक कोड, मतलब एक एक नाइट्रोजन बेस लें तो 4 ही बन रहे हैं, 2 लें तो 16 ही बन रहे हैं, इसलिए 3 एट अ टाइम लें तो जाकर 64 बनेंगे, ठीक है। उसके बाद कौन सा कोड किस अमीनो एसिड के लिए है, ये चीज़ पता लगानी थी। तो ये काम किया किसने, एक तो हरगोबिंद खुराना, ये भी एक साइंटिस्ट थे, और दूसरे मार्शल नीरेनबर्ग, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर ये काम किया, ये पता लगाया कि कौन सा कोड किस अमीनो एसिड के लिए है। और इन दोनों को फिर इस काम के लिए कलेक्टिवली इनको 1968 का नोबेल प्राइज़ जो है वो भी मिला था, राइट। सो अल्टीमेटली ये इन्फॉर्मेशन अब हमारे पास है कि कौन सा ट्रिपलेट कोड किस अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। सो आउट ऑफ दीज 64 कोड्स, इनमें से अब जैसे मैंने कहा ये एक्स्ट्रा है ना, क्योंकि अमीनो एसिड्स तो 20 ही हैं हमारे पास, लेकिन कोड्स हो गए 64। तो क्या होगा कि नेचुरली एक अमीनो एसिड को एक से ज़्यादा कोड मिलेगा। जैसे यहाँ आप देखें, फिनाइलएलानिन के लिए 2 हैं, UU भी फिनाइलएलानिन के लिए है, UUC भी इसी के लिए। ल्यूसिन की बात करें तो आप अपने सामने देख सकते हो, यहाँ पर 6 कोड्स हैं, ये 6 के 6 ल्यूसिन के लिए हैं। UUA भी, UUG भी, CUU भी, है ना, CUC, ये सारे के सारे ल्यूसिन के लिए हैं। उसी तरह यहाँ पे देखो, ये चारों वैलिन के लिए हैं, ये चारों सीरीन के लिए हैं, ये चारों प्रोलीन के लिए हैं। सो बिकॉज अमीनो एसिड 20 हैं और कोड 64 हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है ना। और इस प्रॉपर्टी को
जेनेटिक कोड की ये जो प्रॉपर्टी है इसको क्या बोलते हैं कि हमारा जो कोड है वो क्या है, डीजेनरेट है। कहने का मतलब कुछ एमिनो एसिड्स ऐसे हैं विच आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। तो ये एक इसकी खास प्रॉपर्टी है जेनेटिक कोड की। इसके अलावा बाकी फीचर्स क्या हैं जेनेटिक कोड के, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाता है, पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा कि जो कोड है वो कैसा है, ट्रिपलेट, यानी कि 3 कोडोन्स या 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर एक कोडोन बनाते हैं, है ना। सो इट इज़ ट्रिपलेट। दूसरी बात कि 64 में से 61 हैं जो अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं, 3 ऐसे हैं जो किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, स्टॉप कोडोन्स। और वो कौन से हैं 3? वो हैं, ये देखिए, UGA, UAA एंड UAG। इनके आगे स्टॉप लिखा हुआ है। ये 3 हैं जो स्टॉप कोडोन्स हैं, ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, दे आर कॉल्ड स्टॉप कोडोन्स। देन सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि एक कोड जो है ना वो एक ही अमीनो एसिड के लिए होगा। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे CUU है ना, तो अगर CUU कहीं आता है तो इसका मतलब वो ल्यूसिन के लिए होगा और किसी के लिए नहीं, और किसी भी अमीनो एसिड के लिए नहीं होगा, ठीक है ना। सो इट इज़ अनएम्बिगुअस या स्पेसिफिक है ये। डीजेनरेट तो मैंने आपको बता ही दिया कि एक अमीनो एसिड को एक से ज़्यादा कोड्स मिले हुए हैं। देन नेक्स्ट है कि कोडोन इज़ रेड इन मैसेंजर RNA। ये जो कोड होता है ये कहाँ होता है, DNA से जब मैसेंजर RNA बनता है तो उसके ऊपर जो सीक्वेंस होगा, तभी आप देख रहे हो यहाँ पे T की बजाय U है। सो कोडॉन जो है ये कहाँ से पढ़ा जाता है, मैसेंजर RNA के ऊपर पढ़ा जाता है ये, इन अ कॉन्टिगुअस फैशन, देर आर नो पंक्चुएशंस, मीन्स इसको कंटिन्यूसली पढ़ा जाता है, मतलब बीच में कोई भी लेटर छूटता नहीं है या कोई भी नाइट्रोजन बेस जो है वो छूटता नहीं है, ठीक है। आगे अभी आपको बताएंगे, जैसे यहाँ पर एक सीक्वेंस दे रखा है उससे आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो कोड है ये यूनिवर्सल है, राइट। यूनिवर्सल का मतलब ये सब पे अप्लाई होता है, चाहे वो कोई बैक्टीरिया हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है। मतलब अगर UU, ये आपने देखा UU फिनाइलएलेनिन के लिए कोड करता है, एक बैक्टीरिया में भी ये फिनाइलएलेनिन के लिए कोड करेगा और ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में भी ये फिनाइलएलेनिन के लिए ही कोड करेगा। सो इट अप्लाइज टू ऑल, इसलिए हम कहते हैं ये यूनिवर्सल है। थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस हो सकती हैं लेकिन ज़्यादातर ये सब पे अप्लाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिस तरह स्टॉप कोडोन्स हैं तो उसी तरह स्टार्ट कोडोन भी है, या इनिशिएटर कोडोन उसको कहते हैं, वो है AUG। AUG को हम स्टार्ट कोडोन कहते हैं, यानी कि वो शुरुआत करता है प्रोटीन सिंथेसिस की। लेकिन स्टार्ट कोडोन होने के साथ साथ वो एक अमीनो एसिड के लिए भी कोड करता है जिसका नाम है मिथियोनिन, राइट। सो AUG इज़ द स्टार्ट कोडोन ऑल्सो एंड इट कोड्स फॉर मिथियोनिन ऑल्सो। जबकि स्टॉप कोडोन्स आपने देखा वो किसी के लिए भी कोड नहीं करते हैं, इसीलिए जब वो आ जाएंगे मैसेंजर RNA में, जहाँ पे भी स्टॉप कोडोन आ जाएगा तो वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है फिर। सो ये तो हुए इसके कैरेक्टर्स या इसके सेलिएंट फीचर्स कोड के, और ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। नाउ एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया हुआ है कि मैसेंजर, मान लीजिए DNA से जो मैसेंजर RNA बना उसके ऊपर ये सीक्वेंस है, ठीक है। तो अब अगेन 3 ये देखिए AUG, UUU, UUC, ऐसे करके ये कोड्स हैं, और ये जिस जिस अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं वो अमीनो एसिड यहाँ आकर जुड़ता जाएगा, राइट। तो AUG अभी आपको बताया ये स्टार्ट कोडोन भी है और ये मिथियोनिन के लिए भी कोड करता है, तो सबसे पहले यहाँ आकर मिथियोनिन जुड़ेगा, ठीक है। इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही सीक्वेंस है जैसे मैंने आपको कहा। ये एक्चुअली मैसेंजर RNA का स्ट्रैंड है, आप समझ लीजिए इसको इस तरह से, जो कि DNA के ऊपर बना है और DNA से बाहर आ गया है मान लीजिए साइटोप्लाज्म में, और अब इसको ये अपने ऊपर, मतलब अपने साथ ये DNA का एक तरह से मैसेज लाया है जो कि कोडेड फॉर्म में है ना, कोड्स की फॉर्म में है। तो जैसे अभी हमने कहा कि इसको पढ़ पढ़ के अमीनो एसिड लगेंगे और कोई भी लेटर छूटना नहीं चाहिए, वही हमने कहा ना कि ये पंक्चुएशन नहीं होनी चाहिए इसमें, है ना।
जैसे ट्रिपल यू ले लिया, फिर यू यू सी ले लिया, ऐसे ट्रिपल यू, फिर से ट्रिपल यू, यू यू सी, ऐसे। तो पहला स्टार्ट कोडोन होगा ऑब्वियसली, जो शुरुआत करता है, प्लस ये मीथियोनिन के लिए कोड करता है, तो यहाँ मीथियोनिन आकर लगेगा। सेकेंड कोड है ट्रिपल यू फिनाइलएलानिन के लिए होता है, तो यहाँ आकर फिनाइलएलानिन जुड़ जाएगा। यू यू सी ये भी फिनाइलएलानिन के लिए होता है, यहाँ पर आपने देखा था अभी, है ना, दोनों ही फिनाइलएलानिन के लिए हैं, तो यहाँ पर फिर से फिनाइलएलानिन आकर जुड़ जाएगा। देन नेक्स्ट जो कोड है दैट इज़ अगेन यू यू सी, ठीक है। तो यू यू सी फिर से फिनाइलएलानिन के लिए है, ट्रिपल यू फिर से फिनाइलएलानिन के लिए है, अगेन फिनाइलएलानिन, ट्रिपल यू, यू यू सी अगेन, राइट। सो इस तरह से ये जो अमीनो एसिड्स हैं आपस में जुड़ते जाएंगे और ये एक आप कह लीजिए पॉलीपेप्टाइड बन गया, ठीक है। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा जाता है, अब आप देखिए कि ये जो मैसेंजर आरएनए था इसके ऊपर कितने नाइट्रोजन बेसेस थे। इसके ऊपर जो नाइट्रोजन बेस थे वो कितने थे, 7 3 21, है ना, 21 नाइट्रोजन बेसेस थे इसके ऊपर। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं कई बार कि अगर किसी मैसेंजर आरएनए के ऊपर 21 नाइट्रोजन बेसेस हैं तो उससे बनने वाला जो प्रोटीन है उसमें कितने अमीनो एसिड्स होंगे, ठीक है ना। तो उसको आपने क्या करना है, जस्ट 3 से डिवाइड करना है ना। जितने भी नाइट्रोजन बेस हैं उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, दैट विल बी 7, यानी कि 7 अमीनो एसिड्स का यहाँ पर बना है पॉलीपेप्टाइड। 7 ही है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अमीनो एसिड्स विल कम हेयर टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो हमने जस्ट एग्जांपल लिया है, लेकिन वो लार्जर स्केल में आपको पूछ सकते हैं कि अगर किसी मैसेंजर आरएनए के ऊपर मान लीजिए 6000 नाइट्रोजन बेसेस हैं तो उससे बनने वाली जो प्रोटीन होगी उसमें कितने अमीनो एसिड्स होंगे, है ना। तो अभी आपको बताया, इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए सिंपली, तो 2000 अमीनो एसिड्स लगेंगे। 3 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 का एक कोड है ना इसलिए, और एक एक अमीनो एसिड यहाँ जुड़ रहा है। सो ये तो हुआ कि किस तरह से ये ट्रांसलेट होता है, या कह लीजिए इसी को, इनफैक्ट अभी हम नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसलेशन लेंगे, तो यही ट्रांसलेशन है, यानी कि ये कोड फॉर्म में आया है मैसेज डीएनए से और यहाँ पर आकर वो ट्रांसलेट हो रहा है इनटू अमीनो एसिड्स, ठीक है, जो आपस में जुड़ रही हैं और यहाँ प्रोटीन बन रही हैं। ट्रांसलेट करना समझते हैं ना आप, अनुवाद करना किसी चीज़ का, जो कोडेड फॉर्म में हो उसको, उसका अनुवाद करना या उसको ट्रांसलेट करना। सो ये तो हुआ कि कैसे इस कोड को पढ़ के अमीनो एसिड्स लगते हैं, है ना। अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसने एक और क्वेश्चन पूछा है कि ये कह रहा है कि अब इसका उल्टा करके देखिए, मतलब आपके सामने एक ये मान लीजिए एक प्रोटीन कह लो इसको, या पॉलीपेप्टाइड कह लो, ये बना हुआ है और आप इसको पढ़ के आपने ये बताना है कि जिस मैसेंजर आरएनए से बना था उसके ऊपर कौन से कोड्स थे, है ना। वैसे तो हम ये भी कर सकते हैं टेबल की मदद से, है ना। जैसे मिथियोनिन है पहला, तो इसका मतलब यहाँ पे AUG था। सेकेंड इज़ फिनाइलएनालिन, इसका मतलब यहाँ पे टेबल से देख लीजिए, फिनाइलएनालिन का मतलब है या तो ट्रिपल यू था या ट्रिपल यू था या UUC था, है ना। ऐसे कर करके हम पता लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें प्रॉब्लम आएगी, है ना। ये पूछ रहा है कि डू यू फेस एनी डिफ़िकल्टी इन प्रिडिक्टिंग द अपोजिट, और वाकई इसमें हमें प्रॉब्लम आ रही है ना, क्योंकि फिनाइलएलानिन है तो यहाँ पर क्या लिखें हम, ट्रिपल यू लिखें या UUC लिखें, है ना। सो ये प्रॉब्लम आती है, और ये इसी प्रॉपर्टी को, तो ये कह रहा है कि विच प्रॉपर्टी, है ना, यहाँ से आप क्या रिलेट कर रहे हैं, इसी प्रॉपर्टी को हमने डीजेनरेसी कहा था। कोड जो है वो डीजेनरेट होता है, मीन्स एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोड्स भी हो सकते हैं, और आपने अभी देखा है 6 भी हैं, जैसे ल्यूसीन के लिए तो 6 कोड्स हैं, राइट। सो दैट इज़ कॉल्ड डीजेनरेसी। तो ये तो हुआ जेनेटिक कोड, जिससे रिलेटेड या तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं, या फिर जैसे मैंने कहा सिंपल सा छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप पूछ लेते हैं कि इतने बेसिस का अगर मैसेंजर आरएनए था तो उससे बनने वाली प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड्स होंगे, है ना, इस टाइप का। नाउ नेक्स्ट इज़, इसी से रिलेटेड है ये, जेनेटिक कोड और म्यूटेशंस।
ये हमने थोड़ा सा पहले क्लास में भी किया था। मैंने आपको कहा था कि जेनेटिक कोड जो है उसमें अगर कोई चेंज आ जाए, ठीक है, जेनेटिक कोड में चेंज कब आएगा? अगर डीएनए में ही आ जाता है ना, डीएनए में ही कोई बेस अगर गड़बड़ हो जाए, कोई बेस पेयर, जैसे यू के बदले जी लग जाए, सॉरी यू तो नहीं होता डीएनए में, लेकिन जी के बदले सी लग जाए या ए के बदले टी, किसी भी तरह का डिलीशन हो जाए या एडिशन हो जाए, हमने उसको म्यूटेशन कहा था। म्यूटेशन हमने क्लास में किया है टॉपिक। तो उस चीज़ का फ़र्क यहाँ दिखेगा, है ना। डीएनए में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो मैसेंजर आरएनए में होगी, और यहाँ कुछ गड़बड़ होगी तो नेचुरली आपका जो अमीनो एसिड है वो गलत जुड़ जाएगा। और यही होता है, हमने देखा था एक एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया का। सिकल सेल एनीमिया में आपको बताया था कि इसमें जो हीमोग्लोबिन है वो फॉल्टी बन जाता है ना, गलत बन जाता है, क्योंकि म्यूटेशन के कारण। और म्यूटेशन भी कैसी होती है? सिर्फ एक पॉइंट पे एक बेस का डिफरेंस होता है सिर्फ, लेकिन उसकी वजह से एक अमीनो एसिड चेंज हो जाता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन लग जाता है, और उसी से पूरी प्रोटीन गड़बड़ हो जाती है और बीमारी सामने आती है, दैट इज़ सिकल सेल एनीमिया, जिसमें कि जो आरबीसीज हैं उनकी शेप कैसी हो जाती है? सिकल सेल की, है ना, और वो हीमोग्लोबिन फिर ज़्यादा नहीं कैरी कर पाते हैं, तो उससे एनीमिया हो जाता है। तो ये जो म्यूटेशंस थी, पॉइंट म्यूटेशन खास तौर पे, वो हमने की हुई हैं, लेकिन यहाँ पे एक बड़े अच्छे एग्जांपल से इसको समझाया गया है। मान लीजिए ये वो कोड्स हैं, अब यहाँ पे AGCT वो नहीं ढूंढना है आपने, ये जस्ट एक एग्जांपल दे रहा है जिसमें कि 3 लेटर्स का इसने कोड बना रखा है। कि मान लीजिए ये कोड था राम हैज़ रेड कैप, है ना। अगर 3 का होता है ना कोड, अगर बीच में कोई एडिशनल लेटर डाल दें हम, जैसे कि R और S के बीच में अगर B डाल दिया जाए, तो अब क्या होगा? अब ये कोड जब पढ़ा जाएगा तो B को भी इंक्लूड करना पड़ेगा ना। जैसे कि ये तो ठीक रहेगा, ये भी ठीक रहेगा, बीच में B डाल दिया हमने, तो BRE लेना पड़ेगा। अब फिर D बच गया, वो आगे चला जाएगा, DCA लेना पड़ेगा, ऐसे P आगे चला जाएगा। तो अब आप इसकी सेंस देखिए, इसकी सेंस पूरी गड़बड़ हो चुकी है यहाँ से आगे सारे ही, है ना। यहाँ तक तो ठीक है राम हैज़ तक, लेकिन आगे क्या होगा? BRE भी गड़बड़ हो गया, ये भी गड़बड़, ये सारा आगे तक, ये गलती आगे तक शिफ्ट हो जाती है। इसको हमने फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहा था। लेकिन आगे देखते जाइए आप, अभी अपने एक ही लेटर इंसर्ट किया था, एक और लेटर अगर इंसर्ट कर दें, B के आगे हमने I भी इंसर्ट कर दिया। अभी भी क्या हो रहा है? ये पिछला तो ठीक है, अगला जैसे BIR लेना होगा अब 3 का, है ना, फिर EDC 3 का एक और कोडोन, ऐसे करते करते अभी भी जो है यहाँ पर जो मीनिंग है इसका वो पूरी तरह चेंज हो रहा है, आगे तक सारा गड़बड़ हो रहा है ना। लेकिन अगर हम एक और लेटर इंसर्ट कर दें, जैसे हमने B इंसर्ट किया पहले, फिर I किया, अब G भी इंसर्ट कर दीजिए, यहाँ 3 लेटर्स इंसर्ट कर दीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा? अब ये तो वैसे ही रहा, ये भी वैसे ही रहा, यहाँ 3 लेटर्स जो हमने एक्स्ट्रा डाले हैं वो तीनों मिलकर एक कोड बन जाएंगे, और आगे फिर RED, है ना, और CAP, ये देखिए आगे, कहने का मतलब आगे की सेंस भी बरकरार रहेगी, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप 3 लेटर इंसर्ट करते हैं तो। और ये ऑब्वियस है क्योंकि 3 का ही कोड होता है ना। तो अगर आप बीच में 3 लेटर डालते हैं या 3 लेटर हटाते हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि अब ये देखिए, ये था ना हमारा ओरिजिनल, अब इसमें 3 लेटर ही हटा दीजिए, मान लीजिए तीनों हटा दीजिए, तो उससे क्या होगा? राम हैज़ कैप, ये बचेगा, और आगे तक भी ठीक रहेगा मैसेज, है ना, सिर्फ एक बीच से ये हटेगा। तो इस पूरे उससे क्या पता चलता है कि अगर आप 1 लेटर डालते हो या 2 डालते हो तो गड़बड़ होती है आगे तक, लेकिन अगर आप 3 लेटर्स इंसर्ट करते हो या 3 हटाते हो तो सिर्फ इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे गड़बड़ होगी, बाकी आगे तक वो शिफ्ट नहीं होगी, ठीक है ना। सो दिस इज़ अबाउट म्यूटेशंस रिलेटेड टू जेनेटिक कोड। सो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी कर लीजिए तैयार और इसके नोट्स बना लीजिए। थैंक यू।